यस। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं नाउ रेडॉक्स टाइट्रेशन। स्टूडेंट्स, रेडॉक्स टाइट्रेशन में सबसे पहले दो चीजें होती है कि हमारे पास में एक केमिकल ऐसा होगा तो दो तरह के केमिकल्स यूज करने हैं। नाम से ही पता लग रहा है, एक आपके पास में रेड है, यानी कि एक आपको ऐसा सब्सटेंस यूज करना है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता हो, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता हो। और दूसरा वाला होगा स्टूडेंट्स केमिकल ऑक्स। ऑक्स का मतलब जो सेकंड वन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये दो अपन को केमिकल्स यूज करना है, यानी कि इस तरह से हम एसिड बेस के अंदर स्टूडेंट्स एक एसिड और एक बेस लेते हैं, इसी तरह से रेडॉक्स में एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इन दोनों को लेना। ठीक है, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास में सोडियम थायोसल्फेट हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग में तो बहुत सारे हैं, आपके पास पेरोक्साइड हो सकती है, यू कैन गो फॉर KMnO4, K2Cr2O7 है ना, आयोडीन इटसेल्फ हो सकती है। ठीक है, और ये इसके फेरस सल्फेट वगैरह के एसिड आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट आपका रिड्यूसिंग में ले लिया, इनका आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट है, ये भी रिड्यूसिंग हो जाएगा। आपके ये दो ऐसे अपन को डिस्कस करने, जिसमें फेरस सल्फेट और दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये और एक सोडियम थायोसल्फेट। अब स्टूडेंट्स, मोस्टली जो टाइट्रेशन से की जाती है तो वही जैसे अपन एसिड बेस में करते हैं, उसी तरह से इस केस में भी क्या होगा बच्चों, आपके पास में दो स्टेप हो, किसी भी टाइट्रेशन को करने के लिए दो स्टेप यूज होगी, जिसमें स्टेप वन बोलेंगे। स्टेप वन जो होगी स्टूडेंट्स वो कहलाएगा स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मान लो किसी का ऐसे परफॉर्म करना है तो उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली KMnO4। याद रखिए स्टूडेंट्स, KMnO4 जो होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। KMnO4 जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो KMnO4 आपका है, ये सिर्फ एंड सिर्फ आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसीलिए KMnO4 से जब किसी रिड्यूसिंग एजेंट का आप टाइट्रेशंस करेंगे तो उस केस के अंदर आपको पहले KMnO4 का क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। इसीलिए पहली जो टाइट्रेशन होगी, जिसका भी आपको ऐसे KMnO4 से परफॉर्म करना है विद हेल्प ऑफ KMnO4, तो उसके लिए आपके पास में स्टैंडर्ड्स क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसको कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो देखो, जब ब्यूरेट स्टैंड पे आप सबसे पहले एक इसमें आप ये लगा देंगे ब्यूरेट, है ना, इस पे ब्यूरेट प्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, और ब्यूरेट के साथ में आपका प्लेस हो जाएगा कॉनिकल फ्लास्क, या आपका कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ब्यूरेट में किसे फिल करेंगे, KMnO4। KMnO4 मान लीजिए KMnO4 आपने बनाया 0.1 नॉर्मल का, तो ये 0.1 नॉर्मल आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, KMnO4। ठीक है, और जिसका आपको स्टैंडर्डाइजेशन किससे करेंगे, किसी न किसी स्टैंडर्ड आप स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड से करेंगे। सपोज आपको सोडियम थायोसल्फेट से करना है, या ऑक्सैलिक एसिड भी प्राइमरी स्टैंडर्ड हो सकता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें एक और लिस्ट में आप लिख सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड कैन आल्सो यूज वो एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड कितना लेना है, 20 ml। नोट कर लीजिए ये वाला 20 ml तो आपको लेना कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड, और उसके साथ में स्टूडेंट्स 5 ml H2SO4 का, क्योंकि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ये वीक होता है, इसीलिए इसमें ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 5 ml इसमें H2SO4 यूज कर लेंगे। ठीक है, H2SO4। और चूंकि स्टूडेंट्स इसमें इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडिकेटर है ये सेल्फ इंडिकेटर KMnO4, KMnO4 जो होता है उसका खुद का अपना पर्पल कलर है, तो वो सेल्फ इंडिकेटर कहलाता है। तो इसमें सेल्फ इंडिकेटर का ये काम करेगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि इसके अंदर जो भी आंसर आएगा वो सेल्फ इंडिकेटर होगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडिकेटर इसमें यूज करें। ओके, और ऊपर हो गया आपके पास में KMnO। अब स्टूडेंट्स इसमें से ब्यूरेट में से 0.1 का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो इसका ऑक्सैलिक एसिड का भी आप 0.1 नॉर्मल बना देंगे और इसको टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करते जाएंगे, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, इसका जो टेम्परेचर मेंटेन रखना है, और क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन जो होगी उसमें थोड़ी सी ज्यादा एंथैल्पी चाहिए, इसीलिए इसको कंटिन्यू एक हीट करना पड़ता है।
और ये जो हीटिंग का लेवल होगा ये टेम्परेचर मेंटेन रखना है एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज 70 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा क्वेश्चन आल्सो कि वाई 7 कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसके अंदर टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए 70 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए ताकि ऑक्सैलिक एसिड को थोड़ा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी जल्दी कलर आ सके या एंड पॉइंट आ सके जहां पे उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब एंड पॉइंट कैसे देखेंगे वो ध्यान से देखें। ब्यूरेट से जब KMnO4 को धीरे-धीरे आप ड्रॉप वाइज इसके अंदर गिराएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको शुरू में तो आपका जो पिंक कलर या पर्पल कलर जो KMnO4 का है वो डिसअपीयर होता जाएगा क्योंकि वो अभी एसिडिक मीडियम के अंदर है। अब धीरे-धीरे जैसे ही आप इसके अंदर कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे और जब ये नियर अबाउट एंड पॉइंट यानी कि जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज और इंक्रीज बराबर हो जाएंगे क्योंकि इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, वहां पे एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ड्रॉप बाय ड्रॉप के मान लीजिए सपोज आपकी रीडिंग पहुंच गई अप्रोक्स 19.7, ठीक है 19.7 पे आपका, तो इसमें क्या होगा कि जो KMnO4 का कलर है स्टूडेंट्स, KMnO4 का जो कलर है वो कलर कम से कम 30 सेकंड तक, कितना बच्चों, कम से कम 30 सेकंड तक उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब अब एंड पॉइंट आ गया और टेम्परेचर जो है वो अप्रोक्स आपका 70 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन हो जाना चाहिए और फिर आप उसमें ड्रॉप आए जैसे टेम्परेचर लो हो तो आप हल्का सा वापस उसको बुनसन बर्नर पे हल्का सा वापस हीट करिए कॉर्निकल फ्लास्क को और फिर वापस टाइट्रेट करिए 3 ml 10 ml ऐसे बीच बीच में हर 5 ml के बाद में आप क्या करो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखो। रेडॉक्स में ये पक्का ध्यान रखना है इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और फिर मान लो सेल्फ इंडिकेटर का मतलब उसका जो कलर ब्यूरेट में है वही कलर जब कॉनिकल फ्लास्क में आकर के और आपकी रिएक्शन में जो टाइमिंग्स है ये 30 मिनट्स तक ये कलर 30 सेकंड्स तक अगर ये कलर रिटेन कर जाता है इसका मतलब ये आपका एंड पॉइंट है। कितना है एंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा ना। अब मान लीजिए आपकी रीडिंग क्या आ गई, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था एसिड बेस में कि इसके अंदर जो रीडिंग होती है स्टूडेंट्स ये सारी रीडिंग पहली रीडिंग कोई भी होती है वो हमेशा एक रफ रीडिंग होती है जहां हमको अप्रोक्स आइडिया लगता है कि इस टाइट्रेशन का लगभग एंड पॉइंट कहां पे आए, ठीक है वो हमको आइडिया लगता है। ठीक है, अब जैसे मान लो 19.7 आपका इसके अंदर कल ये रीडिंग आ गई, ठीक है। अब अगली वाली इससे थोड़ी कम आए क्योंकि अभी हमने अप्रोक्स रीडिंग ली, तो अगली वाली थोड़ी सी कम आए। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, रीडिंग जो भी आई तो कॉन्कोरेंट, याद है स्टूडेंट्स मैंने कहा था कोई भी चीज का कॉन्जुगेटिव या कॉन्कोरेंट रीडिंग आएगी, तो कॉन्कोरेंट रीडिंग इसके अंदर अपन को नोट करनी है। कॉन्कोरेंट का मतलब 3 रिपीटेड कितनी होनी चाहिए, 3 रिपीटेड रीडिंग हमारे पास में होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसमें मान लीजिए एक रीडिंग आपकी 19.7 आई और दो रीडिंग आपकी 19.55 आ गई, ठीक है। तो नाउ दिस 19.55 जो होगा स्टूडेंट्स ये आपका ये कलर हो जाएगा कौन सा बेटा, जहां पे एंड पॉइंट, यहाँ पे आपको अगर 30 सेकंड तक पर्पल कलर मेंटेन मिल जाता है या पिंक कलर आपको मेंटेन मिल जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे उसके अंदर 19.5 को फाइनल रीडिंग मान लेंगे 19.5। अब क्या करोगे, जैसे आपने टेबल बनाई थी बच्चों वो टेबल का फॉर्मेट मैं आपको वापस बता देता हूँ। फॉर्मेट में आप सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सीरियल नंबर लिख देते हैं ना, सीरियल नंबर में 3 रीडिंग क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन चल रहा है, याद रखो ऐसे वाले टेबल इसके बाद बताऊंगा स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें एक तरफ क्या आ जाएगा कॉनिकल फ्लास्क वॉल्यूम लिख देंगे, जैसे आपने सपोज 20 ml लिया तो तीनों में 20 ml लेंगे। फिर अगला कॉलम कौन सा होता है, ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग में वही स्टूडेंट्स इनिशियल फाइनल और उसका डिफरेंस ले लेंगे और लास्ट वाले में आप चाहे तो इंडिकेटर लिख सकते हैं और इसमें चूंकि KMnO4 आपका सेल्फ इंडिकेटर है तो अपन इसमें प्लेस कर देंगे सेल्फ इंडिकेटर्स को, ठीक है। नाउ सी अब आपकी रीडिंग कितनी आई, कॉन्क्वेट पहली आई, जैसे 0 0 पे सेट कर दो ताकि डिफरेंस की प्रॉब्लम नहीं, तो 19.7 फिर ले ली 19.5 19.5, ठीक है। इसका डिफरेंस वापस उतना ही रहा, इनका डिफरेंस भी वापस 19.5 ही रहा 19.5। अब देखिए स्टूडेंट ये रीडिंग हमारी कॉन्कोरेंट आ गई यानी कि हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे वो 19.5 से करेंगे। अब आएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
तो फॉर्मूला इसमें जो होगा स्टूडेंट्स उसको बोलेंगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1V1 स्टैंडर्डाइजेशन में अपन यही लगाते हैं ऐसे से पहले, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब मान लीजिए N1 इधर आप KMnO4 लिख दीजिए जिसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, और उधर तरफ आप ऑक्सैलिक एसिड लिख, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड कहां लिया आपने, कॉनिकल फ्लास्क, तो कॉनिकल फ्लास्क में V2 कितना हो गया 20 ml। N2 चूंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड है ऑक्सैलिक एसिड तो 0.1 नॉर्मल जो हमने लिया वही इसमें स्टैंडर्ड होगी, ठीक है। और फिर अपन को N1 को x मान लीजिए, x का मतलब अपन को कैलकुलेट करना है कि KMnO4 की एक्चुअल नॉर्मल स्ट्रेंथ कितनी, और V1 कहां से आएगा बच्चों, ब्यूरेट रीडिंग। V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, ब्यूरेट रीडिंग जितनी भी आई उसको प्लेस कर देंगे। ब्यूरेट रीडिंग कितनी आई आपकी, अभी बताया मैंने 19.5, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं N1, तो इसको प्लेस कर दीजिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा N1 इक्वल्स टू N2 अपॉन V2, और ये नीचे क्या लिख दोगे V1। इसको सॉल्व कर दीजिए, इस सॉल्व का जो भी आंसर आए, सपोज आपका आंसर अप्रोक्स देते हैं, ठीक है, 0.9 करीब आ गया नॉर्मल, 0.09 m ले लिया, ठीक है, 89 जो भी उसके अंदर होगा, तो ये आपके पास में ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया किसका, KMnO4। क्योंकि ऐसे परफॉर्म आपका परसेंटेज प्योरिटी किसी भी सब्सटेंस की निकलेगी, वो तो आपकी KMnO4 से निकलेगी, लेकिन KMnO4 की नॉर्मलिटी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम KMnO4 का पहले किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, और उसमें प्राइमरी स्टैंड हमने क्या लिया, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडॉक्स में इस बात का पूरा ध्यान रखना है, वन विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अनदर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। अब आपको स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि आप फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, इन जितने भी होते हैं बच्चों, इन सब का ऐसे परफॉर्म होता है, वो होता है किससे, KMnO4 विद KMnO4। तो इसमें से अपन एक एग्जांपल, अब सपोज आपको पहली स्टेप जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद अपन इसके अंदर क्या करेंगे, सेकंड वाला कंपोनेंट करेंगे, जहां पे स्टैंडर्डाइजेशन के बाद हम किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी चेक करेंगे, और उसके लिए हमारे पास में क्या होगा, ऐसे, जिसको अपन बोलते हैं ऐसे का सिंपल मीनिंग होता है व्हाट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, कितनी परसेंटेज प्योर है। तो इसका जो सेकंड स्टेप होगा स्टूडेंट्स, वो होगा, ये भी टाइट्रेशन होगी, तो अब होगा टाइट्रेशन 4, सेकंड वन होगा टाइट्रेशन 4 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, टाइट्रेशन 4 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हो गया, तो अब आप ऐसे वाली लीजिए, इसमें हो जाएगा टाइट्रेशन 4 ऐसे ऑफ, जैसे सपोज बच्चों आपने फेरस सल्फेट का ऐसे परफॉर्म किया, FeSO4 फेरस सल्फेट का ऐसे आपने परफॉर्म किया लैब के अंदर, तो इसका कैसे करेंगे, वापस वही होगा इसके अंदर भी इसी तरह से, तो वापस दोबारा आप एक असेंबली सेट कर दीजिए इसी तरह से। इस असेंबली के अंदर एक तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूरेट, ब्यूरेट सेट कर दीजिए, और इसके बाद में कॉनिकल फ्लास्क इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से, और ये ब्यूरेट रीडिंग 00 पे नोट कर दीजिए। इसके अंदर आपका ब्यूरेट में आपको KMnO4 ही रखना है 0.1 नॉर्मल, जितना वो स्टैंडर्डाइज होने के बाद होगा वो उसकी एक्चुअल नॉर्मलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे किसका परफॉर्म करना है बच्चों, ऐसे किसका परफॉर्म करना है, FeSO4 का ऐसे परफॉर्म करना है आपको। FeSO4 का ऐसे परफॉर्म करने के लिए क्या क्या करते हैं अपन इसके अंदर, तो एक तो आप इसमें 20 ml है ना, 1 ग्राम तो ले लेंगे FeSO4, 1 ग्राम FeSO4 20 ml इसमें डिस्टिल्ड वाटर आप इसके साथ ऐड करके टेम्परेचर करीब करीब 70 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन, या इसमें डायरेक्ट भी हो जाएगा, तो ये 20 ml और 1 ग्राम FeSO4, क्योंकि इसमें सेल्फ इंडिकेटर है तो आपको इंडिकेटर अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब वही इसी तरह से टाइट्रेट करते जाएंगे, जैसे ही आपका एंड पॉइंट आएगा इस ऐसे के अंदर, तो एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे आपका क्या होगा बच्चों, एंड पॉइंट पे आपका क्या आ जाएगा, एक रीडिंग आएगी। ध्यान रखना ऐसे के अंदर बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं चाहिए, सिंगल रीडिंग, वो जो स्टैंडर्डाइज करते हैं अपन उसके अंदर अपन को 3 रीडिंग्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे के अंदर अपन एक सिंगल रीडिंग पे सेट पॉइंट रख सकते हैं। तो वो जो भी रीडिंग आएगी, जैसे इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना वॉल्यूम है उसके अबव रीडिंग अलो, एनी रीडिंग कैन, वो 30 पे डिपेंड करेगा। सपोज आपकी रीडिंग 21.5 आ गई, तो एज इट इज जो रीडिंग आपकी एक्चुअल आई है
उसी रीडिंग को स्टूडेंट्स आप लेबोरेटरी में कैलकुलेशन के लिए प्लेस करेंगे। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? तो सबसे पहले इसकी जो टेबल बनाएंगे, टेबल का फॉर्मेट इसका वही रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें आपको रीडिंग नंबर एक ही रखना है। फिर वही कॉनिकल फ्लास्क में जितना आपका है 20 ml ब्यूरेट रीडिंग है, तो ब्यूरेट रीडिंग के अंदर आप क्या करेंगे? इनिशियल, फाइनल और डिफरेंस, और उसके बाद में आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनल रीडिंग, एक में इंडिकेटर लिख दो, और कोई रिमार्क है टेम्परेचर वगैरह मेंटेन तो वो इंडिकेटर में सेल्फ लिख दीजिए, यहाँ पे 0.0 हो जाएगी, और ये रीडिंग सपोज आपकी 21.5 है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 21.5। तो इसीलिए ऐसे के अंदर कोई भी रीडिंग्स हो दैट यू हैव टू कंसीडर। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों? तो किसी भी परसेंटेज प्योरिटी को निकालने के लिए, किसी भी परसेंटेज प्योरिटी को निकालने के लिए हम करते हैं n into v into factor, n into v into factor upon w into np। ऊपर वाले np होता है, नीचे वाला np जो एक्चुअल आई, और उसके बाद में into में 100 कर। ठीक है, तो आप इसमें फेरस सल्फेट का सबसे पहले क्या करेंगे? फेरस सल्फेट का आप वो निकाल दीजिए मोलर मास। फेरस सल्फेट का क्या निकाल दीजिए? मोलर मास कैलकुलेट करो, फेरस सल्फेट का कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स मोलर मास निकाल दीजिए, फेरस सल्फेट मोलर मास है ना। तो फेरस सल्फेट का जो मोलर मास स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे मान लो 278 आ गया फेरस सल्फेट का मोलर मास, तो वो आप फैक्टर में, तो जैसे ही 278 आया तो आप क्या करो? इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मैंने कहा था फैक्टर जो होता है वो ईच है, तो जितना मोलर मास आया है उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास में, और इनटू ईच, और 0.1 है तो 1/10 और कर दीजिए, तो 1/10, तो ये करीब करीब आपका 0.0278 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना? 1000 से डिवाइड भी करना है, और चूंकि 0.1 नॉर्मल, इसीलिए 1/1/10 भी कर दीजिए साथ, तो ये फैक्टर निकल रहा है। ठीक है, अब इस फैक्टर एनपी का मतलब जो अपने स्टैंडर्डाइजेशन के बाद में, स्टैंडर्ड आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन जो आया, तो मैं लिख देता हूं एनपी होगा आफ्टर स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ KMnO4। कितना आया था? जैसे अपन ने कितना लिखा? 0.09 है। V क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग जो हमारे पास आई अभी कितनी मान रहे हैं अपन? 21.5। ध्यान रखना पहले वाली ब्यूरेट रीडिंग मत ले लेना, ये सेकंड वाली लेनी जिसमें हमने ऐसे परफॉर्म किया। ठीक है, फैक्टर आपके पास में कितना है? 0.0278, और उसके बाद में W क्वांटिटी कितनी थी सैंपल की? 1 ग्राम, और थ्योरेटिकली अपन कितना मान रहे हैं KMnO4 को? 0.1 मान रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों इसमें प्लेस कर दीजिए, सारी की सारी वैल्यू इसमें क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। तो आप फॉर्मूले के अंदर प्लेस करेंगे तो परसेंटेज प्योरिटी इक्वल्स टू n कितना हो गया बच्चों? 0.09। ब्यूरेट रीडिंग कितनी है? 21.5। फैक्टर कितना हो गया? 0.0278 अपॉन क्या? W कितना है? 1, और n कितना हो जाएगा बच्चों? n कितना आ जाएगा आपका? जो थ्योरेटिकली 0.1 into 100 कर दीजिए, तो ये आपकी परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर आप फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आपका ये क्लोरीनेटेड लाइम, पेरोक्साइड, इन किसी की भी स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये रीडिंग्स। तो इस तरह से रेडॉक्स टाइट्रेशन के ऐसे परफॉर्म किए जा सकते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, और ऐसे तो परफॉर्म इस तरह से करेंगे, और टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन किस तरह की हो सकती है, तो वो देखिए स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशंस, यस, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन में स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ, कि इसमें आप जो एजेंट काम में ले रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी बेसिस टाइप ऑफ रेडॉक्स लिखना है। तो टाइप ऑफ रेडॉक्स में स्टूडेंट्स, जैसे सपोज आपने KMnO4 को ले लिया, अब मान लीजिए आयोडीन एज ए सोर्स लेते हैं ऑक्सीडेंट, वीक ऑक्सीडेंट होता है आयोडीन, तो ये आयोडोमेट्री, इसमें दो होती है, एक तो कहलाती है आयोडीमेट्री, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स वर्ड पे, और एक होता है आयोडोमेट्री, दो अलग अलग होंगे ना, ये आयोडीमेट्री टाइट्रेशंस कहलाएगी। अगर आप इसकी जगह हेलोजन में ब्रोमीन काम में लेते हैं तो इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं ब्रोमोमेट्री टाइट्रेशन, क्या बोलेंगे? ब्रोम। और इसी की जगह अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यानी कि एसिड लेते हैं तो इसको बोलते हैं सेरीमेट्री, सेरीमेट्री टाइट्रेशन। अगर आप क्रोमेट लेते हैं डाइक्रोमेट CR7, तो इसको बोलेंगे क्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशन, क्रोमेटोमेट्री
टाइट्रेशन। तो इस तरह से आप जो सब्सटेंस लेंगे और पोटेशियम आयोडेट लेंगे तो पोटेशियम आयोडोमेट्री टाइट्रेशन हो जाएगा कि आयोडो 3। तो ये सारे कहलाते हैं कि आप किस तरह का रिएजेंट यूज करेंगे उसके बेसिस पे आपकी ये टाइट्रेशंस इस पे यूज काम आएंगे। जैसे आप इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो है स्टूडेंट वो है आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। इसमें देखो ये जो आयोडोमेट्री है स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखें। एक तो लिखा हुआ वर्ड आयोडीमेट्री, आयोडी का मतलब यहाँ ध्यान से देखिए इन, आई आई वर्ड पे ध्यान दें, आयोडी में आई आता आयोडी, तो आई से याद रख लें इन, इन का मतलब पहले से ही इसमें आयोडीन सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसमें आपको क्या करना, आयोडीन आयोडीन मस्ट बी यूज एज सोल्यूशन, यानी कि इसमें डायरेक्ट आयोडीन का सोल्यूशन यूज करना है, डायरेक्ट आयोडीन का सोल्यूशन यूज करना है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है। ये पूछेंगे वाइवा के अंदर कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ध्यान रखिए, एमसीक्यू सब में, किसी में भी क्विज वगैरह में सब में इंपॉर्टेंट है। और एक होता है बच्चों वर्ड वो है आयोडोमेट्री, कौन सा हो जाएगा, आयोडोमेट्री वर्ड यूज करें। आयोडोमेट्री के अंदर स्टूडेंट्स इसमें एक वर्ड आ रहा ओ, देखो इस सेकंड वर्ड पे ध्यान दीजिए, ओ का मतलब ओ आयोडीन बढ़ानी पड़ेगी, ओ आश्चर्य करेंगे इसमें, ओ आयोडोमेट्रिक यानी कि हमको आयोडोमेट्रिक बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें ओ आ रहा है, ओ का मतलब हो जाए ओ सरप्राइज कर, मींस वी मस्ट, या इसको ऐसे आयोडीन विल बी रिलीज, ऐसे आयोडीन विल बी रिलीज्ड आफ्टर फॉर्मेशन, आफ्टर फॉर्मेशन इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में आपकी आयोडीन बनने के बाद रिलीज होगी। इसके लिए आप कुछ सब्सटेंस यूज करेंगे, जैसे आप पोटेशियम आयोडाइड यूज कर लीजिए साथ में, है ना, पोटेशियम आयोडाइड एज ए सोर्स ऑफ आयोडीन यूज कर लेंगे तो इसमें आयोडीन रिलीज होगी। इस वाले में तो आपकी आयोडीन पहले से ही प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए आपकी I2 से ये बन जाएगा 2I माइनस आयोडीन, इसमें तो आयोडीन रिलीज करानी है, पहले से ही 2I है और आयोडीन विल बी लिबरेटेड। इसमें क्या होगा, आपको आयोडीन क्रिएट करानी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास में जो I2 होगी वो आयंस की फॉर्म में रिलीज कराएंगे, पहले आपके पास में आयंस है और आयंसों से अपन I2 को रिलीज कराएंगे, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री। इसी तरह से पेरोक्साइड वगैरह का कैसे डिपेंड करता है, कोई ब्रोमीन का ऐसे ब्रोमीन की बेसिस पे करते हैं तो उसको ब्रोमोमेट्री बोलेंगे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट तो सेरीमेट्री बोलेंगे, क्रोमेट से करेंगे तो क्रोमेटोमेट्री बोलेंगे, और आयोड पोटेशियम आयोडेट से करेंगे तो आयोडेट मैट्रीज बोलेंगे, ठीक है। ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों अपन को ध्यान रखनी है, किसमें, रेडॉक्स टाइप, ये टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशंस कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे परफॉर्म इस तरह से करेंगे। नाउ अब कुछ थोड़ा सा आप वापस से इसमें ये भी देखना, जैसे आयोडीन का आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आयोडीन, आयोडोमेट्री में कोई भी टाइट्रेशन जब करेंगे इस पर तो कुछ प्री क्वेश्चंस आपको ध्यान रखनी है, वो है कि एक तो आयोडीन को जब भी रिलीज कराने के रखेंगे तो आपका जो कॉनिकल फ्लास्क यूज होगा वो कॉनिकल फ्लास्क हमेशा स्टॉपर वाला होना चाहिए, स्टॉपर मींस उसका कॉर्क वाला होना चाहिए, और कॉर्क से इसको क्लोज रखें ताकि इस सॉल्यूशन के अंदर जहां पे भी आपको आयोडीन गैस से रिलीज होती है या आयंस होते हैं तो वो इसमें से आउट नहीं हो जाए। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो इसको डार्क प्लेस पे रखेंगे, ये प्री क्वेश्चंस में आ जाएगा, और एक आपकी जो आयोडीन होगी स्टूडेंट्स, ये आयोडीन आपकी लिबरेट होगी, ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में निकल जाए, इसीलिए इसके ऊपर जो कॉनिकल फ्लास्क लिया जाता है उसमें उसके ऊपर एक कॉर्क आता है जिसको बोलते हैं स्टॉपर, तो उसके ऊपर स्टॉपर लगा देते हैं ताकि वो आयोडीन बाहर नहीं आए। और उसके बाद जब टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन ब्यूरेट का जो कॉर्नर होता है वो आप साइड में रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, तो इससे क्या होगा, एक कॉर्क के ऊपर साइड में जगह होती है, यहाँ पे आप ड्रॉप को थोड़ा सा लिक्विड को यहाँ फिल कर दीजिए, फिर हल्का सा कॉर्क को आप ऊपर लीजिए, ऊपर लेते वो लूज हो जाएगा, जितना भी इसमें लिक्विड होगा जो आपका टाइट्रेंट है ब्यूरेट के अंदर वो सीधा सीधा आपका साइड से, जैसे स्टॉपर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो वो आपका टाइट्रेंट आपका कहाँ आ जाएगा, अंदर चला जाएगा, वापस से उसको क्लोज करके फिर उसको सेक कर दीजिए बीकर को, और आप कोशिश करिए एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने की। तो जैसे ही उसमें आयोडीन रिलीज, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन तक जैसे ही आयोडीन इसमें रिलीज होगी स्टूडेंट्स तो वो धीरे धीरे आपके, क्योंकि आयोडीन क्या है, ऑक्सीडेंट, इसका मतलब ब्यूरेट में सपोज आपने सोडियम थायोसल्फेट ले लिया है ना, तो ब्यूरेट में आपके पास में Na2H2O3 हो गया जिसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम थायोसल्फेट,
और इसके आयोडीन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइज। सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पे क्या है, रिडक्टेंट। तो देखो हो गई रिडॉक्स नाइट्रेशन। तो आयोडोमेट्री के अंदर मोस्टली अपन इस पे क्या यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को काम में लेते हुए एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं और ऐसे परफॉर्म या स्टराइज कर सकते हैं, ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पे ध्यान रखना। अच्छा, बेसिकली कौन कौन से इंडिकेटर जो होंगे वो आपके इसमें यूज होंगे। एक तो सेल्फ इंडिकेटर जो अभी आपको दिखा था। अगर अपन इंडिकेटर को हाईलाइट करें कि हमारे पास कौन कौन से इंडिकेटर्स जो होंगे स्टूडेंट्स, वो रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर यूज होंगे। तो इसमें अपन देखेंगे इंडिकेटर में सबसे पहली कैटेगरी तो अभी आपने देखी, एक तो सेल्फ इंडिकेटर है, सेल्फ। तो ये आपका सेल्फ इंडिकेटर यूज होगा बच्चों। एक तो सेल्फ इंडिकेटर मोस्टली टाइट्रेशन हमने केमिनो4 से तो सेल्फ इंडिकेटर होता है। उसके अलावा डाइक्रोमेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत सारे इंडिकेटर्स अपन इसमें यूज कर सकते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के अंदर यूज होते हैं। तो इंडिकेटर्स के अंदर केमिनो4 है, क्रोमेट स्टार्च, स्टार्च भी आप यूज कर सकते हैं। स्टार्च विद आयोडीन बहुत अच्छा कलर आएगा ये भी। अब इसमें ये जो होंगे इंटरनल, इसमें दो तरीके के, इसमें एक तो होगा जो अदर देन दिस होंगे केमिनो4 के अलावा, ये सारे इंटरनल इंडिकेटर्स कहलाएंगे। तो इनको स्टार्च विद आयोडीन जो होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटरनल इंडिकेटर कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो मोस्टली अपन ये दो यूज करते हैं। अच्छा, स्टार्च इंडिकेटर को आप कैसे बनाएंगे बच्चों, तो स्टार्च इंडिकेटर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक छोटे बीकर 100 ml के बीकर के अंदर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर ले लीजिए और उस वाटर को हल्का सा वार्म गर्म कर दीजिए 40 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस तक, और उसमें करीब 1 ग्राम के आसपास, थोड़ा सा 100 ml ले लीजिए और 1 ग्राम के आसपास उसमें स्टार्च पाउडर डाल दीजिए और वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर डालकर और उसको स्टीरन करते जाइए। तो आपका स्टार्च इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। और उस इंडिकेटर को जैसे ही आप इसमें ऐड कर दीजिए जिसमें आपकी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन शो, तो वो आयोडीन के साथ, और चूंकि स्टार्च जो होता है वो हमारा पॉलीसेकेराइड है, उसकी सरफेस पे जैसे ही आपकी आयोडीन एडसॉर्ब होगी तो दैट विल चेंज द कलर और वायलेट कलर टाइप आपके पास में एंड पॉइंट में मिल जाएगा। तो उसको अपन बोलेंगे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो आयोडी और आयोडीन में यही फर्क होता है, एक में रेडीमेड आयोडीन यूज करते हैं और दूसरी वाले में आयोडीन को लिबरेट कराना पड़ता है। तो ये आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री दोनों ही इंपॉर्टेंट। ट्रिक क्या बताई मैंने, आयोडीमेट्री में आई आता है पीछे, आई का मतलब इन, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है उनको इन बोलते हैं, और आयोडोमेट्री में ओ, ओ का मतलब आश्चर्य करना, ओ नो इसमें आयोडीन बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि आयोडीन बाद में लिबरेट होगी उस केस में। तो ये डिफरेंस होता है आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री के अंदर, है ना। तो ये इसमें ध्यान रखना। तो ये सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था स्टूडेंट्स जो रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर मोस्टली यूज होता है। और प्री क्वेश्चंस में टेम्परेचर जो होता है, और आप जो इसमें कोई भी आपका मान लीजिए और वीक एसिड कोई सब्सटेंस है उसके साथ में एडिशन ऑफ H2SO4 रखना है, ये सारी बातें उसमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। तो प्री क्वेश्चंस भी साथ में लिखेंगे आप, ये सारे दीस रिएक्शंस आर टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। इसीलिए जब भी आप किसी फेरस सल्फेट वगैरह का ऐसे करते हैं तो उसमें, या ऑक्सीजन आपने KMnO4 का मान लीजिए स्टरडाइजेशन किया, तो उस केस में उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है योर टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड अप टू 70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 70 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर जो है इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इस बात का अपन को ध्यान रखना। अदरवाइज क्या होगा कि आप जैसे ही उसके टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे, आपने देखा होगा जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन होती है इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या, अगर आप स्टूडेंट्स इनको एक्सेस में हीट कर देंगे बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका जो एक्सेस में जैसे हीट होगा उसमें जो भी कंपोनेंट होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, न कि ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस्ड होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको टेम्परेचर को बिल्कुल एक रेंज में ही रखना है। उस रेंज से अगर ऊपर नीचे होता है तो फिर वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस होगा आपका लिक्विड क्लास के अंदर वो डिकम्पोज हो जाएगा, फिर वो रेडॉक्स में नहीं रहे, कलर फेड आ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये अब एंड पॉइंट। आप देखिए कोई भी एंड पॉइंट कलर को आप 30 सेकंड ज्यादा रख के देखना, अपना आप ही धीरे धीरे उसका कलर डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन भी उसमें इंटरफेयर करने लग गई। इसीलिए इसका टाइट्रेशन हैंड टू हैंड आपको उसमें एंड पॉइंट को नोट किया जाता है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपकी रेडॉक्स टाइट्रेशंस में एक कॉपर सल्फेट, इसी तरह कॉपर सल्फेट का ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसी से आयोडीन लिबरेशन से
तो एक में कॉपर सल्फेट की जो क्वांटिटी दे रखी है हमको स्पेसिफाइड वो ले लीजिए 0.1 ग्राम या 1.5 ग्राम, और उसके साथ में आप 50 ml आपका डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए और कुछ अमाउंट उसमें जो H2SO सुपर एडिशन है वो ले लीजिए। फिर इनको हल्का सा सेक, पोटेशियम आयोडाइड उसमें ऐड कर दीजिए स्पेसिफिक क्वांटिटी। ये सारी क्वांटिटी जब ऐड कर दीजिए बच्चों, तो उसके बाद कुछ सेकंड, कुछ टाइम्स की 10 मिनट 15 मिनट के लिए आयोडीन लिबरेशन उसको स्टॉपर्ड कॉनिकल फ्लास्क, याद रखिए बच्चों, स्टॉपर्ड कॉनिकल फ्लास्क के अंदर उसको प्लेस कर दीजिए, रख दीजिए उसको। और रखने के बाद में जब डार्क प्लेस में रखना, जब पूरी आयोडीन रिलीज हो जाएगी कॉपर सल्फेट के केस में भी, तो फिर इसका तो रिलीज होने के बाद में इसको उसी तरह से टाइट्रेट कर दीजिए जैसे आपने फेरस सल्फेट का ऐसे परफॉर्म किया। बस कॉपर सल्फेट से फैक्टर लगाएगा और एंड पॉइंट जो भी एक्चुअल आएगा वो अपन नोट कर लेंगे। और फैक्टर के लिए आप क्या करो, कॉपर सल्फेट का जितना मोलर मास है वो कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उस मोलर मास में 1000 into 1/10 और करिए, क्योंकि हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं वो 0.1 N से हो रही है, इसीलिए इसमें साथ में 1/10, इसीलिए आपका जो भी फैक्टर का आंसर होता है वो 0.0 समथिंग डिजिट आती है, क्योंकि 1/10 की वजह से एक जीरो और उसमें स्लिप आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप टाइट्रेशन पूरी कर सकते हैं। तो ये बच्चों कंप्लीट एक लेक्चर था हमारा, जिसमें रेडॉक्स, हाउ टू परफॉर्म रेडॉक्स टाइट्रेशन, इंक्लूड स्टरडाइजेशन एज वेल एज एसे ऑफ कॉपर सल्फेट, एसे ऑफ फेरस सल्फेट, एसे ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम, ऐसे ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर अपने कंक्लूड में क्या कहा कि रेडॉक्स टाइट्रेशन कई तरह की हो सकती है, वो आयोडोमेट्री हो सकती है, आयोडोमेट्री हो सकती है, ब्रोमोमेट्री हो सकती है, सेरीमेट्री हो सकती है और क्रोमेटोमेट्री हो सकती है, AiO3 हो तो आयोडोमेट्री, आयोडेटोमेट्री हो सकती है। तो इस तरह से आपके उसमें बहुत सारे मैट्रीज उसमें यूज हो सकती है। तो ये कंप्लीट आपका रेडॉक्स है। यस